गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन। तो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मीनिंग ये हुआ एक्स और वाई, या वाई जेड, या जेड एक्स, दो ही एक्सिस होंगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चों, एक्स एंड वाई, राइट। और सपोज करो कोई वेक्टर है आपके पास, दिस इज योर ए वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। दिस इज योर वेक्टर ए विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना है। तो इसका एक्स पे जो प्रोजेक्शन होगा बच्चों, ये ए एक्स, और इसका वाई पे जो प्रोजेक्शन होगा ए वाई, इनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। किसी वेक्टर का, एक वेक्टर है उसका एक्स पे जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, वाई पे जो प्रोजेक्शन होगा वो वाई कंपोनेंट कहलाएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है आपने इस डायरेक्शन में लगाया, इसका कितना पार्ट इसका एक्स में है और कितना पार्ट वाई में है। तो एक्स वाला पार्ट और वाई वाले जो पार्ट है इनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और बच्चों जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे एक कंपोनेंट अगर एक्स में हुआ, यहाँ तक ये एक्स हुआ, और एक वाई में हुआ, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर है। अगर 3 डायमेंशन होगा तो एक एक्स में होगा, एक बच्चों वाई में होगा और एक बच्चों जेड में होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बेसिक कंपोनेंट को ही कैलकुलेट करना है। ये मान लेते हैं ओ पी क्यू। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, द प्रोजेक्शन of a vector, the projection of a vector on x and y axis are known as rectangular component. The projection of a vector on x and y axis are known as rectangular component of a वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इतनी बात समझ में आएगी बच्चों। और अब हमें ए एक्स और ए वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो इस ट्रायंगल में बात करते हैं ओ पी क्यू में। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू देखो बच्चों, जब भी हम साइड की बात करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है ओ क्यू तो आपका हो जाएगा ए एक्स, OP हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली ए भी लिख सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है। तो OQ तो आपका ए एक्स हो जाएगा, एक्स का जो कंपोनेंट है एक्स में इसका जो कंपोनेंट आएगा, और ए वाई इसका वाई में कंपोनेंट हो जाएगा। इसको मैं आर लिख देता हूं, तो ओ आर हो जाएगा ए वाई। समझ गए। अब हमें यही कैलकुलेट करना है, ए एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, ए वाई का वैल्यू कितना है बच्चों वाला सवाल है। तो इसमें बताओ, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड बेस। बेस कैलकुलेट करना है तो cos थीटा लगाएंगे। तो cos थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, ओ क्यू अपॉन में ओ पी। बोलो, तो OP कितना है, OQ कितना है बच्चों, AX, और OP कितना है, OP A हो जाएगा।
ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए, तो बच्चों ये ए हो जाएगा, तो ए एक्स का वैल्यू आ जाएगा बच्चों ए कोस थीटा। मेरी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया जाए उधर हमेशा कोस कंपोनेंट आएगा, तो ये ए है तो इधर ए कोस थीटा आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी साइड की बात कर लेते हैं, इसमें साइन थीटा लगाओ बच्चों। अब मुझे ये बताओ ओ आर और पी क्यू इक्वली होंगे तो ये साइड भी कितना होगा, ए वाई तो होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो यहाँ से साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी। तो बच्चों पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू हो जाएगा ए वाई, ओ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा ए, ओ पी कितना हो जाएगा ए, तो यहाँ से ए वाई कितना आ जाएगा ए साइन थीटा आ जाएगा। तो बच्चों मैं आपको अब डायरेक्ट बताता हूँ, हम डायरेक्ट इतना काम नहीं करेंगे, बार बार इतना काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे। जहाँ एंगल है उधर यहाँ ए है तो इधर ए कोस थीटा, इधर एंगल नहीं है तो ये ए साइन थीटा, अगर यहाँ थीटा लेते तो इधर ए कोस थीटा और इधर ए साइन थीटा। एंगल के साथ हमेशा कोस कंपोनेंट आएगा, अपोजिट टू द एंगल ऑलवेज साइन कंपोनेंट आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स में वैल्यू आई कैप, वाई में वैल्यू जे कैप। समझ गए बच्चों? किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा, उसमें एक्स में वैल्यू कितनी है आई कैप प्लस वाई में उसकी वैल्यू कितनी है जे कैप और जेड में कितनी वैल्यू के कैप। यहाँ जेड एक्सिस नहीं है, 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो हमारा फाइनल वेक्टर बन के ये तैयार हो गया, ए एक्स आ गया हमारा ए कोस थीटा आई कैप और ये आ गया ए साइन थीटा जे कैप। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 डायमेंशन में बच्चों इतना ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ये 10 न्यूटन है और यहाँ 30 डिग्री है, तो आपसे बोला जाए ये एक्स है ये वाई, तो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा। अब सीधा बताएंगे इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, तो एक्स कंपोनेंट को एफ एक्स लिख दें, ये एफ हो गया। तो एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यहाँ एंगल है तो 10 cos 30 आ जाएगा डायरेक्ट, 10 cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 तो 5√3 न्यूटन आ जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। और जिधर एंगल नहीं है तो वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा 10 sin 30, तो एफ का वाई कंपोनेंट आ जाएगा 10 sin 30, sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। तो समझ आ रहा है डायरेक्ट कंपोनेंट कैसे रिजोल्व करेंगे किसी वेक्टर के, जिधर एंगल है उधर cos आ जाएगा तो ये थीटा है, तो यहाँ 10 cos 30, इधर एंगल नहीं है तो यहाँ 10 sin 30। कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये एंगल नहीं लेना, इधर से 30 है तो इधर से 60, ऐसे भी ब्रेक कर लो, तो इधर आ जाएगा 10 cos 60, इधर नहीं है तो इधर 10 sin 60, दोनों बात बराबर ही है। कहने का मतलब है आपको दोनों एंगल से भी कर सकते हो, अगर आप कहो सर मैं दोनों बार एंगल से ही देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 30 डिग्री से 10 cos 30 हो जाएगा, ये 60 से 10 cos 60 हो जाएगा। जब हम एंगल को लेके लिखते हैं तो cos ही लिखना है, या अगर हम एक साइड एंगल लेते हैं एक साइड नहीं लेते तो जिस साइड एंगल लेते हैं उधर cos कंपोनेंट लिख दो, जिस साइड एंगल नहीं ले रहे उधर साइन कंपोनेंट लिख दो, हमेशा ये शॉर्टकट है। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 डायमेंशन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। अब बच्चों बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। ओके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। अब हम कैसे बनाने वाले हैं ये देखो, थ्री डायमेंशन में मैं एक क्यूब बना रहा हूं, ठीक है। ये बच्चों एक्स, ये वाई और ये जेड, एक क्यूब बना रहे हैं। ये क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है। इस क्यूब को 3 डायमेंशन का केस हो गया।
अब हम 3 डायमेंशन में बना रहे हैं। आप समझ लो, आप जिस रूम में बैठे हैं वो क्यूब है। एक कॉर्नर आपका सेंटर हो गया, रूम का कोई भी एक कॉर्नर मान लेना कि वो सेंटर हो गया। उसकी एक वॉल हो जाएगी एक्स और एक वाई और एक जेड, 3 वॉल जाएंगी। उस कॉर्नर से 3 साइड निकलेंगी एक्स, जैसे ये है बेटा, ये सिचुएशन होगी, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये सिचुएशन होगी एक्चुअल में एक्स वाई जेड। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा ही सिचुएशन बोर्ड पे है। तो बोर्ड पे आप देखें तो बोर्ड के हिसाब से बच्चों ये सिचुएशन आपके सामने चल रही है। ये बच्चों ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और यहाँ पे बीच में मैंने बना दिया एक क्यूब, और यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, एक वेक्टर है। तो वो वेक्टर बच्चों मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वेक्टर है, ये आपका है ए वेक्टर। क्या है बच्चों, ये ए वेक्टर, ठीक है। सिचुएशन ये है, ये एक्स और ये वाई, ये जेड, ध्यान से समझना बच्चों, ये और ऐसे कोई एक वेक्टर बनाया मैंने। ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स से कुछ एंगल बना रहा है, इसको अल्फा लिखूंगा। वाई से जो एंगल बनाएगा उसको बीटा, और जेड से जो एंगल लिखेगा उसको मैं लिखूंगा गामा, ठीक है। तो बच्चों ये एक्स से एंगल होगा अल्फा, वाई से एंगल होगा बीटा, और जेड से जो एंगल होगा वो होगा गामा। क्लियर है ये आपको, 3D पिक्चर है ये, ठीक है। इस वेक्टर का एक्स से एंगल अल्फा, वाई से एंगल बीटा और जेड से एंगल कितना है, गामा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ए एक्स, एक इधर आएगा ए वाई, एक इधर आएगा ए जेड। ये होगा बच्चों ए एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा ए वाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा ए जेड। इतनी बात समझ में आ गई। 3 डायमेंशन है, ऐसे फील करो आपका रूम है, रूम का एक कॉर्नर क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिन। रूम के एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दो, रूम के एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दो, मतलब कि डायगोनली, तो वो आपका ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक को दूसरे कॉर्नर से मिलाया है डायगोनली। तो यहाँ इतना फील नहीं आ रहा होगा, अपने रूम में समझो कि एक डायगोनल से दूसरी डायगोनल मैच की गई है, ठीक है। तो ये वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है, तो हमें क्या करने हैं, यहाँ कंपोनेंट लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको पता ही है ए एक्स, ए वाई, ए जेड आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर दी rectangular components in x, y and z direction respectively। ठीक है बच्चों, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। अब बच्चों मुझे क्या करना है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो? चलो पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखते हैं। ए एक्स को क्या लिखूं? ए एक्स को क्या लिखें? एक्स के साथ एंगल है एल्फा, तो ए एक्स हो जाएगा बच्चों ए कोस एल्फा। ए वाई क्या हो जाएगा? ए कोस बीटा। मैंने बताया था ना, जब भी एंगल को कंसीडर करेंगे तो कोस कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ से एंगल एल्फा है तो ए कोस एल्फा, वाई से बीटा है तो ए कोस बीटा, जेड से एंगल कितना है गामा, तो ए जेड हो जाएगा ए कोस गामा। ठीक है, अब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वी नो, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, अभी मैंने बताया एक्स का वैल्यू, फिर डायरेक्शन, वाई का वैल्यू डायरेक्शन, जेड का वैल्यू डायरेक्शन। किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, यही होता है ना, एक्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वाई में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, जेड में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब बच्चों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा याद करो, आई का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, जेड का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, देन रूट। याद है ये बात?
अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर देखा था, तो उसमें मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना, आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, और जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। अब बेटा स्क्वेयरिंग कर ले दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर दो। ए एक्स का वैल्यू क्या है, ए कोस एल्फा, पुट कर दो। ए वाई का वैल्यू बच्चों क्या है, ए कोस बीटा, पुट कर दो। ए जेड का वैल्यू क्या है, ए कोस गामा, पुट कर दो। ठीक है, स्क्वायर को ओपन करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, ये बच्चों ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ये बच्चों ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। इतनी बात समझ में आ गई। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। अब बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया है। क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई कोस में पूछे, कोई एक वेक्टर है जो एक्स से एंगल अल्फा बना रहा है, वाई से एंगल बीटा बना रहा है, जेड से एंगल गामा बना रहा है, तो ध्यान रखना कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा ऑलवेज 1 होगा बच्चों। अल्फा बीटा समझ गए ना, अल्फा बीटा एंड गामा आर दी एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। वेरी गुड। अब इसको, जैसे मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन भी सेंड किया था, उस क्वेश्चन में क्या था बच्चों कि साइन में क्वेश्चन दे रखा था, तो कोस को साइन में चेंज कर लो। कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। बोलो, एक 1 कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब ये माइनस का साइन स्क्वायर उधर जाके प्लस, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा उधर प्लस, साइन स्क्वायर गामा उधर जाके प्लस, फिर 1 और 1 2 बच जाएगा, तो उधर चला जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा और बच्चों साइन स्क्वायर गामा, और इधर बच जाएगा 2। अगर यही रिजल्ट बच्चों साइन में यूज़ करना पड़े तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होगा। मैंने एक क्वेश्चन सेंड किया था डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन में, वहाँ ये आपको दिया गया होगा साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, आंसर था 2। ठीक है, अगर यही ऑप्शन कोस में दिया जाए तो इनको क्या लिखेंगे 1। तो ये तो आपके रिजल्ट आ गए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सुने, तो अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, कोस एल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर नोन एज डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इनको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंगल हमेशा डायरेक्शन बताता है और ये कोस है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, कई बुक में कोस एल्फा को एल से लिखते हैं, कोस बीटा को बच्चों एम से लिखते हैं और कोस गामा को एन से लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा 1 था ना, ये था हमारा कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। इसको एल लिखेंगे तो एल स्क्वायर, इसको एम लिखेंगे एम स्क्वायर, इसको एन लिखेंगे एन स्क्वायर, तो इसको एल एम एन बी बोलते हैं, कोस स्क्वायर एल्फा को एल से। ठीक है, तो इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा को। और कोस एल्फा की वैल्यू आप निकालना हो तो आपको पता है ए एक्स कितना आया था, ए कोस एल्फा आया था, तो बच्चों कोस एल्फा निकालना हो तो ए एक्स बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाई कंपोनेंट क्या आया था बताओ, ए वाई क्या आया था, ए कोस बीटा आया था, तो यहाँ से कोस बीटा निकालना हो ए वाई अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको ए जेड कितना आया था, ए कोस गामा, तो ए कोस गामा हो जाएगा ए जेड बाई
ए जेड बाई ए हो जाएगा। तो हम 3 डायमेंशन को यहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कोस एल्फा निकालना हो तो एक्स में वैल्यू मतलब कि आई का कोफिशिएंट अपॉन में मैग्नीट्यूड, कोस बीटा निकालना हो तो वाई में उसका कोफिशिएंट कितना है जे का अपॉन में मैग्नीट्यूड वेक्टर की, कोस गामा निकालना हो तो के का कोफिशिएंट कितना है अपॉन में वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ऐसे बच्चों आप कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा कैलकुलेट कर सकते हैं और इनको कोस स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। और कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।